श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सुंदरम और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी। चिरपरिचित नाम इलाहाबाद का। आप स्थानीय मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक हैं और वर्ष 2016 से आप इस पद पर हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वर्ष 2016 से निदेशक का कार्यभार संभाला हुआ है। इसके पहले भी आप इस संस्थान में बतौर शिक्षक काम करते रहे हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि जो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की जो उपलब्धियां हैं, ख़ास तौर से आपके कार्यकाल की, और इस कार्यकाल में एक बड़ा समय कोरोना काल का भी रहा है, तो किस रूप में आप रेखांकित करेंगे इन उपलब्धियों को? मैं इस संस्थान में सन 1988 से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ जी। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे निदेशक बनने का मौका मिला इसी संस्थान में। जी। तो क्योंकि विगत 30 सालों से यहीं पर था, तो मुझे समस्याओं से मैं पूरी तरह से परिचित था जी। और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो भी हमारे दिमाग में रहते थे। जी। तो इसलिए निदेशक बनने के बाद बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा। ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। और हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से उस समय जब 2016 में चैलेंजेस थे, वो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। छात्रावासों की कमी थी। जी। जो छात्रावास थे भी वो पुराने थे, क्योंकि हमारा संस्थान सन 1961 से शुरू हुआ। और फैकल्टी रिक्रूटमेंट, अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी संस्थान के लिए। जी। और आज के तारीख में क्वालिटी अध्यापक हम्म। होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संस्थान की प्रगति के लिए। तो दोनों फ्रंट्स पर काम शुरू किया और मुझे ये संतोष है कि एक 1100 कैपेसिटी का छात्रावास बना, जी। जो कि जुलाई तक अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। 350 की कैपेसिटी का हमारा गर्ल्स हॉस्टल बना, उसका भी अलॉटमेंट जुलाई में शुरू होगा। और भी तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू हुए और कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ अभी चल रहे हैं। फैकल्टी रिक्रूटमेंट में कुछ बाधाएं थी। वो बाधाएं केवल एनआईटी इलाहाबाद की नहीं थी, उस समय पूरे एनआईटी सिस्टम की थी। हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया और सब लोगों के सहयोग से हम उन बाधाओं को ओवरकम कर पाए और 2 राउंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट भी किए संस्थान में। उसके बाद जैसा आपने कहा कि कोरोना काल आ गया। कोरोना काल की अपनी चुनौतियां बहुत अलग बहुत थी। बड़ी चुनौतियां समाज हाँ के सामने उपस्थित हुई। जी। तो सबसे बड़ा जो टारगेट था वो ये था कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ किसी तरह से शुरू करें, क्योंकि 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और उस समय हम लोगों ने छुट्टियां बढ़ा दी थी हम्म। 10 दिन के लिए। और 24 या 25 मार्च को मैं अपने कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों से बात कर रहा था कि भाई, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, हमको लीड लेना चाहिए। जी। और मुझे हर्ष है कि हमारे संस्थान के कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों ने तुरंत कार्रवाई शुरू किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 3 अप्रैल को हम्म। मैंने पहला ऑनलाइन क्लास लिया था। अच्छा। और चुनौती ये थी कि सब बच्चों को कनेक्ट करना। सब अपने अपने घरों पर थे, उनके मेल आईडी निकालना, ग्रुप बनाना, क्लास बनाना। एक हफ्ते में इन लोगों ने हम्म। सब कर लिया और हमारा एकेडमिक्स शुरू हो गया। ये मुझे बहुत बड़ी ये सेटिस्फैक्शन। ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी जो सामने आई कि ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर बेसिस पे शुरू होनी है। और वाकई में इसके लिए मुझे लगता है किसी भी संस्थान में पहले से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और आपने जो लक्ष्य दिया अपने सहयोगियों को और रिकॉर्ड टाइम में उसको फलीभूत कर लिया, ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जी। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूडल करके था,
उसका इस्तेमाल प्रायः कुछ अध्यापक करते थे। जी। तो पहले उन लोगों ने कहा कि इस पर शुरू करते हैं, फिर हम लोगों ने सिस्को का सॉफ्टवेयर लिया। अब आजकल हम MS टीम जो सभी लोग करीब करीब यूज़ कर रहे हैं उसको किया। और अच्छी बात ये रही कि जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में हमारा कैंपस नेटवर्क था पहले से, वाईफाई कनेक्शंस कई जगह नए लगवाने पड़े, वो तुरंत लगवा करके उसको चालू किया। और हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ा चैलेंज था, लोग उस समय निकल नहीं रहे थे घरों से जी। और उनको मोटिवेट करके सुरक्षा इंश्योर करते हुए कंप्यूटर सेंटर में बैठ करके काम करवाना और उस चीज़ को एक्टिवेट करना, ये एक चुनौती थी। और आपने उस चुनौती को पार किया। जी जी सबके सहयोग से एक मतलब ये फलीभूत हुआ। जी जी त्रिपाठी साहब, एक चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये तो आपने अपनी पढ़ाई का स्तर बनाए रखा, एक नया तरीका ढूंढ लिया बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन किसी भी संस्थान की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सामाजिक दायित्व होता है। अगर हम बात करें कोरोना पीरियड की, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि लोगों ने या संस्थाओं ने अपने सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वाह किया। आपका संस्थान उस पूरे कोरोना काल में किस तरीके से समाज में सक्रिय रहा, कौन सी सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए। मैं इस पर बहुत ही एक पॉजिटिव बात बताऊंगा आपको। जी। उस समय RT-PCR मशीन्स सरकार से मांगी जा रही थी और एक सर्कुलर आया कि जहाँ जहाँ पर RT-PCR मशीन है वो टेस्टिंग का काम शुरू करें। और ये बात है मेरे ख्याल से 10 अप्रैल की, 10 या 15 अप्रैल की बात है। मुझे मालूम था कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में RT-PCR मशीन है, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी के लोगों से बात किया। हमने कहा आपके यहाँ RT-PCR मशीन है? बोले सर मशीन तो है लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा करो, 3-4 जो यंग फैकल्टी मेंबर्स हो वो शाम को अगर आ सकते हो तो मेरे यहाँ आओ, बड़ा लॉन है, मैं डिस्टेंस मेंटेन करके बात करूँगा। शाम को वो लोग आए और मैंने एग्जैक्टली यही सवाल किया जो अभी आपने मुझसे किया। जी। मैंने कहा यार हम लोग एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है समाज के प्रति? क्या हम कोई ऐसे इनोवेटिव काम नहीं कर सकते हैं? और करीब 2 घंटे चर्चा चली। RT-PCR मशीन छोड़ दो, कुछ और हम लोगों को समाज के लिए तुरंत करना चाहिए। और मुश्किल से 4 या 5 दिन बाद बायोटेक्नोलॉजी के एक अध्यापक ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप गेस्ट हाउस आ जाएंगे? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। मैं गया तो इन लोगों ने फेस शील्ड बना रखी थी। अच्छा। उस समय तक फेस शील्ड मार्केट में, अब तो खैर बहुत पॉपुलर हो कोई गई। कंसेप्ट नहीं था फेस कोई शील्ड वो का। नहीं था जी। और बहुत ही लो कॉस्ट थी, 5 या 6 रुपए उसकी कॉस्ट आती थी। जी। मैं गया, मैंने उस फेस शील्ड को देखा, कुछ थोड़ा डिस्कशन हुआ, सजेशंस और हुए जी। और मैंने कहा कि ये फेस शील्ड क्योंकि इतनी कम पैसे की है, इसको आप बनवाओ यहीं पर। और बनवाया और हजारों की तादाद में मैंने वो फेस शील्ड डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को खूब बंटवाई शहर में। कई जिंदगियां बचा ली, ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। हाँ, उस समय तो उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था ही। जी जी। मुझे याद है कि एक डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे मैंने 150 रुपए का ख़रीदा है। मैंने कहा आप 500 ले जाओ मुझसे, जी जी। आप यूज़ करो और जितने और आपके सहयोगी हैं जो कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको दीजिए। दूसरा निकला एक वेरिलाइज़र, UV लैंप से। जी। वो उसमें आप सामान रखिए और जो इन्फेक्शंस होते थे और उनके विसंक्रमित कर देता था। हाँ विसंक्रमित करके, और वो वेरिलाइज़र हम लोगों ने बनाया अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, डब्बा लगाया और वो सब बना करके पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर तैयार किया। वो भी खूब बिका, हाई कोर्ट में सब जगह इस्तेमाल हुआ, CDA पेंशन में इस्तेमाल हुआ, हमारे अपने संस्थान में इस्तेमाल हुआ। और
पहली बार कोरोना से रिलेटेड हम्म, 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारे संस्थान द्वारा किया गया। अभी तक हमारे संस्थान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की बात है, ये बखूबी हमारे संस्थान के अध्यापकों ने और छात्रों ने उसको निभाया। सर ये देखिए लीडरशिप की बात होती है, नेतृत्व की बात होती है, और अगर स्टाफ को भी लगता है कि नहीं नेतृत्व हमें सुविधाएं दे रहा है और हमारे साथ खड़ा है, तो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, ये आपने फलीभूत करके दिखाया अपने संस्थान में। जी, इसका मुझे गर्व है और मैं अपने सभी सहयोगियों को जी बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि केवल बात थोड़ी सी इंस्टिगेट करने की थी। जी जी। वो बात हुई, शुरुआत हुई, लोगों ने जुट करके काम किया और काम हो गया। और काम हो गया। उसी पीरियड में जी। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो करीब 350-400 लेबर्स फंसे हुए थे। हम्म, तो उनको हम लोगों ने, वो नवरात्रि का दिन था, अप्रैल में होते हैं नवरात्रि के दिन, जी तो उनको ये हुआ कि हमने अपने से ही शुरू किया। मैंने कहा यार नवरात्रि में सब लोग खिलाते हो जाके, क्यों नहीं एक दिन पूरा इन लोगों को हम लोग खिलाते हैं। हम्म, तो पहला हमने शुरुआत की, मेस थी ही, मेस वर्कर्स भी थे ही सब। हमने कहा सामान मैं दूंगा, तुम लोग बना के इन सबको खिलाना शुरू करो। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर हर स्टाफ 2-3 लोग मिल करके कहते थे कि आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से, और ये सिलसिला चलता रहा महीने भर। बहुत बड़ी बात है। फिर हमने कहा कि ये बना के खिला देते हो आप लोग, ये सब खाली बैठे रहते हैं। फिर मनी कलेक्शन हुआ, हमारे एलुमनाइज ने सपोर्ट किया और हमने सबको वहाँ पर राशन बांटा कि ये बनाएं अपना खाएं, और आसपास की बस्तियों में भी राशन बांटा। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग काम था। बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा आज के दिन में, नहीं, बहुत लेकिन उन लोगों ने ये परिस्थितियों में बड़ा काम था जी जहाँ पे लोग निकल नहीं रहे थे और जी तमाम लोग भुखमरी के शिकार थे, उनके सामने ये समस्याएं थी, तो वहाँ ये एक बड़ा काम था। मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि शुरुआत होनी चाहिए बस शुरुआत होनी चाहिए और फिर कारवां तो बनता चला जी जाता है। जी सर, जब कोई भी संस्थान होता है, ख़ासतौर से तकनीकी संस्थान, ऐसी जगह पे जो भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सबके लिए ये बात कह सकते हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्पर्धा है, अपना प्लेस बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो इस संस्थान ने, जिसे इलाहाबाद MNNIT के नाम से जानता है, ये कितना प्रयासरत है और कहाँ तक सफल हुआ है? देखिए, मेरा अपना मानना है जी कि किसी भी प्रोफेशन में, इस धरती पर कोई भी प्रोफेशन आइडियल या परफेक्ट नहीं है। जी। लेकिन अगर हम किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उस प्रोफेशन की निगेटिविटी न देख करके पॉजिटिविटी देखना चाहिए और उस प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। जब हम उस प्रोफेशन को, और खासकर जब हम अध्यापन के क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। अगर हम अपने अध्यापन को, अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं, उसको हम एक बर्डन की तरह लेते हैं, तो कभी सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और अगर एक पैशन हो, आदमी अपने आप से ईमानदारी से सोचे, अपने आप से ईमानदार रहिए, किसी को दुनिया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास पढ़ा करके लौट के आके अगर वो सोचे अध्यापक की आज ये सेटिस्फाइंग था, सही था कि नहीं था, नहीं था सही तो क्या इम्प्रूवमेंट करना है, अगर इस चीज को लेकर के हम चलें, तो निश्चित तौर पर अध्यापन और शोध दोनों में एक्सेलेंस मिल सकती है और मिल रही है लोगों को। इस संस्थान में सौभाग्य से हमारे जितने अध्यापक हैं वो पैशनेट हैं, अध्यापन में भी और शोध में भी। सर, यहीं में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जितनी बातें आपने बताई कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, कैसे अपने संस्थान का वातावरण उसे रखना चाहिए,
कैसे कर लेते हैं आप ये सब, कैसे मोटिवेट कर लेते हैं अपने साथ के, चूंकि टीचर्स अमूमन आपके साथ काम किया होगा लोगों ने जी। और आप एक जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को कि पढ़ा भी लें, पढ़ भी लें, लोग आपका कहना भी मान लें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि यूथ को मैनेज करना एक बहुत टेढ़ा काम है, तो कैसे ये सब मैनेज होता है? यूथ को इन्वॉल्व करना होता है जी उनकी क्रिएटिविटी को रिकग्नाइज करके उस तरह से इन्वॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जी जी। और अगर आपने सही दिशा दे दिया तो मतलब वंडर्स होते हैं। और मैं हमेशा अपने अध्यापकों को, अपने छात्रों को जी ये हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो, मेरे पास प्रॉब्लम लेके मत आओ, प्रॉब्लम मुझे भी पता है। थिंक ओवर द प्रॉब्लम, कम विद द सोल्यूशन बिल्कुल सही, एंड टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। बिल्कुल सही। तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होती है कि ये हमारा भी संस्थान है, ये समस्या बस। हमारी अपनी है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है साथ बैठ के। मैं यही कहता हूँ जी कि ये जितना मेरा संस्थान है उतना आप लोगों का भी संस्थान है। और यहाँ तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं यही अध्यापक रहा जी हूँ। जी मैं किसी दूसरे संस्थान में होता तो शायद दूसरी तरह से कहता वहाँ पर। जी और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मिनट का समय। जी 2016 या 17 की बात होगी, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आए और मैं हॉस्टलों में घूम रहा था तो हमसे मिले, बोले साहब बगल के अनाथ आश्रम में हम लोग जाके पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा तुम लोग वहाँ जाके क्यों पढ़ाना चाहते हो, तुम लोग यहाँ पढ़ाओ। संस्थान में 6 से 8:30 मैं क्लासरूम खुलवा दूंगा और तुम लोग पढ़ाना शुरू करो। 20 बच्चों से वो क्लास शुरू हुई और 2 साल के अंदर उसमें 200 बच्चे आते थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुनिए, जी वो बच्चे जाते थे, पेरेंट्स गार्जियंस को कन्विंस करते थे झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ से बच्चों को लाइन बना करके ले आते थे और यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे उनको पढ़ाते थे। और इतना बढ़िया नज़ारा, 8 साढ़े 8 बजे जब बच्चे छूटते थे, वो छोटे बच्चे, जी जी। तो इतना मतलब आत्मसुख मिलता था कि हाँ कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है। हम ये मान सकते हैं कि आपके संस्थान से सिर्फ रिसर्चर और इंजीनियर्स ही नहीं निकल रहे, बल्कि वो देश के समृद्ध नागरिक निकल रहे हैं जिनमें संवेदनाएं हैं समाज के लिए, जिनमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है। बहुत ज़रूरी है ये करना। जी ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो छात्र आते हैं जी खासकर हम लोगों के जैसे संस्थान में, वो एक टॉप क्रीम होती है, उनको आपको चैनलाइज करना पड़ता है और यही एक संस्थान का काम है। बिल्कुल सही। मैं तो बच्चों से ये भी कहता हूं कि हिंदुस्तान विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। समस्याएं हमारे चारों तरफ हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उन समस्याओं को मान लेते हैं कि ऐसा चलता है। आपको उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जी आप ऑब्जर्व करो और एक इंडिजिनियस लो कॉस्ट टेक्निकल सोल्यूशन दो, वहां पर आपका ब्रेन काम करेगा। और बहुत काम किया है बच्चों ने, कई सारे स्टार्टअप्स उसमें निकले हैं और समाधान होता चलेगा, समाधान समस्याओं होता का है। समाधान होता चलेगा। और हम जी। कुछ ना कुछ जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ से रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उसको देते चलेंगे, देते चले। और आने वाली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाती चलेगी। जी। सर यहीं पे एक प्रश्न उभर के आता है कि एक गुरुतर दायित्व है ऐसे बड़े संस्थान के निदेशक होने का, और आप क्लासेस भी लेते हैं। हाँ, मैं तो एक कोर्स पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कैसे समय निकाल लेते हैं, और उसके लिए स्टडी भी करनी पड़ती है, कैसे ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? हमने शुरुआती दौर से ही ये सोचा कि मुझे एक कोर्स पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं छोड़ना है। जी, जो मूल काम है। मूल काम जो है। और एक कोर्स एक सेमेस्टर में लेता हूँ, एक अपने सहयोगी को अपने साथ रखता हूँ कि भाई कभी किसी वजह से हम न जा पाएँ या कोई हो तो आप उसको कंटिन्यू करो, तो मैनेज हो जाता है।
समय निकल जाता है। मैं कहता हूँ कि भाई या तो सवेरे रख लो 2 घंटे की क्लास, और या शाम को रख लो, जिससे कि सवेरे अपना कंप्लीट किया काम, उसके बाद फिर आगे बढ़ और गए। सही बात यही कि अगर संकल्प है तो साधन तो बनी जाते बिल्कुल, हैं, स्थितियाँ उसके अनुसार बनती चलती हैं, बस हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये मुझे करना है। मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना जी चाहता हूँ, जो मैं पहले कह भी चुका हूँ। जी, बिकॉज आई एंजॉय टीचिंग, तो बड़ी मुझे चीज़ लगता है कि मैं अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो अजीब सी एक फीलिंग रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप क्लास लेते हैं तो एक जुड़ाव विद्यार्थियों के साथ जो है वो अलग ढंग का होता है, और तब आप जो प्रशासनिक दायित्व हैं या समस्याएं हैं उनको भी आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। बहुत सारे रियल फीडबैक मिलते हैं वहाँ जी पर, और वही बच्चे बताते हैं कि सर ये कर दीजिए तो ये क्वालिटी वहाँ पर ठीक हो जी जाएगी। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जी, बहुत बड़ा ही डिमांड बच्चों की होती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे तो वो कनेक्ट होना चाहिए। हैं। जो यूथ एनर्जी है उसको चैनलाइज करना, ये एक जिसे कहते हैं गार्जियन का दायित्व है, और प्रशासनिक जो मुखिया है उसका भी ये दायित्व है। जी हाँ, और अगर इसका सक्रिय रूप से निर्वाह होता चले तो चीज़ें धरातल पे सही ढंग से आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने देश विदेश का बहुत भ्रमण किया है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में आप गए हैं, तो जो अगर हम ख़ास तौर से देखें कि जो हमारा शोध का क्षेत्र है उसमें हमारी भारतीय संस्थान किस तरीके से कहाँ फिट होते हैं, ये बल्कि कहें कि कहाँ लैग कर रहे हैं या कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कि क्या स्थिति है उनकी, किस नज़र से आप देखते हैं इसको? वहाँ हमारे करीब करीब सारे संस्थान, जी उसमें हम पीछे हैं। जी इसको मुझे एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं है। और जी उसके साथ जी ये है कि जो क्वालिटी है, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम पैशनेट हो करके इंजॉय करके रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में भी वही बात है। अब सरकार ने बनाया कि पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन है लेक्चरशिप के लिए, जी तो हमारा टारगेट अगर उधर है और पीएचडी अवार्ड होने के लिए 3 पेपर या 2 पेपर विभिन्न संस्थानों द्वारा विभिन्न तरीके से कहा जाता है, तो हम एक इजी माध्यम खोजते हैं कि 2 पेपर छप जाए यार, किसी तरह से पीएचडी हो जाए, हम शॉर्टकट। एलिजिबिलिटी बन जाए हमारी। अगर हम उससे किसी तरह से डेविएट कर पाए, वहां पर भी सुपरवाइजर को और संस्थान को मोटिवेट करने की जरूरत होती है कि नहीं, तुम इसको काम करो, एंजॉय करो, आगे बढ़ो, और अगर क्वालिटी रहेगी तो अपने आप तुम पिकअप होगे। ये बात बहुत बताने की जरूरत है। और कुछ मूलभूत सुविधाओं की भी हम जैसे संस्थानों में अभी कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जितने ये सब आरईसीज कन्वर्ट हुए एनआईटीज में, जी उनका बेसिक मैंडेट ओरिजिनली यूजी टीचिंग का था। तो हमने शुरू से उस शोध की दिशा में उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, और पीछे कुछ सालों से शुरुआत हुई है और डेवलप हो रहा है, अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक मैंने बताया ना, दौड़ दूसरे तरह की है, उसको कहीं ना कहीं हमको डीलिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जैसा आपने कहा और आपने स्वीकार भी किया कि सुधार की ज़रूरत है, एक तरीका बदलने की ज़रूरत है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आपको फ्यूचर क्या दिखता है इन संस्थानों का और हमारे एजुकेशन सिस्टम का, खासतौर से हायर एजुकेशन का? नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, और उसमें जो सुझाव हैं वो ग्राउंड लेवल के सुझाव हैं, जी और उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। समय लगेगा, थोड़ा सा समय हो लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले दिनों में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 चीज़ें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए खासकर। एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जी की बात जो हो रही है,
वो हो रही है। दूसरा ये है कि बच्चा अगर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया है तो खाली इंजीनियरिंग तक न सीमित रहे, अगर वो म्यूज़िक की तरफ जाना चाहता है, आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, तो एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जी। और फिर ये कनेक्ट होता है उसी मूल बात से कि इंजॉय करने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि जब वो अपने उस हॉबी को इंजॉय करेगा, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सब कन्वर्ज करते हैं, सारे थॉट प्रोसेसेस कन्वर्ज करते हैं, तभी अच्छी चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल 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 सही। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और दूसरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, वो दी जा गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि ये नहीं है कि 4 साल में तुमको कंप्लीट ही करना है। 4 साल के बीच में अगर कोई तुमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तुम जाना चाहते हो, वापस आना चाहते हो, आ सकते हो। यहाँ पढ़ रहे हो, नौकरी करने कहीं दूसरी जगह चले गए हो, वहाँ रजिस्टर हो जाओ, तुम्हारा क्रेडिट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्रेडिट बैंक स्कीम एक इसमें आई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नए एजुकेशन पॉलिसी में हैं और मैं निश्चित तौर पर इस बात से कन्विंस्ड हूँ। क्षेत्रीय भाषाओं की बात कही गई है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण परिवेश से छात्र छात्राएं आते हैं और आते ही आते अगर वो अंग्रेजी की भाषा बेसिकली बाधा बन जाती है, कम्युनिकेशन की बाधाएं आ जाती हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थॉट प्रोसेसिंग होती है वो अपनी मातृभाषा में ही आती है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। सर मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भविष्य के नागरिक तैयार करने वाली बात है, भविष्य के टेक्नोक्रेट्स निर्माण करने वाली बात है, और भविष्य का भारत जिसे हम कह सकते हैं, उसकी बुनियाद रखने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और मेरा अपना मानना है, आपने नागरिक और टेक्नोक्रेट दो बातें कही जी। नागरिक बनाने के लिए हमको और नीचे लेवल पर भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि दर्जा 12 के बाद जो बच्चा आ रहा है अंडर ग्रेजुएट में, उसको हम उस लेवल पर आकर के मॉरल और एथिक्स और उन सब का पाठ पढ़ाएं, तो वो शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो नीचे से आना चाहिए, क्योंकि जब ये स्लेट सफ़ेद होती है ना, तो उस समय अक्षर इम्प्रिंट होते हैं, उस समय इन चीज़ों को डालने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है सर, अगर हमारे संस्थान में जो उच्च पद पे बैठे लोग हैं, अगर वो ट्रू गार्जियनशिप निभाते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण हमारे श्रोताओं के सामने है, तो बाद की उम्र में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। अवश्य अवश्य। तो प्रोफेसर त्रिपाठी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सी बातों पर चर्चा की, जिसमें शोध के बारे में आपने अपना नज़रिया रखा, कैसे किसी संस्थान को हम वहाँ के छात्रों से और बच्चों से जोड़ सकते हैं, शिक्षार्थियों से, और एक्सेल कर सकते हैं, विद्यार्थी कैसे एक्सेल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात ज़रूर और कहूँगा, ज़रूर, कि बच्चों में ये चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत होती है, गार्जियन लेवल पर भी और टीचर लेवल पर। फियर टू फेल्योर, जी, ये जो फियर टू फेल्योर एक आता है, उससे निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, और जब भी निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते हैं। बिल्कुल सही। फिर अगर कहीं पर उसके साथ कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, तब भी उसको वो निगेटिविटी के एंगल से देखता है। तो हम हर लेवल पर हमको ये जागरूक रहने की ज़रूरत होती है, सचेत होने की ज़रूरत रहती है कि वो फियर टू फेल्योर बच्चे में किसी तरह ना आ पाए। जी, और यहीं पे संरक्षक की भूमिका होती है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन चाहे में संस्थान में। और इस भूमिका को आप बखूबी निभा रहे हैं, और उम्मीद है कि प्रयास कर रहे हैं। ये संस्थान ऐसे ही प्रगति करता चलेगा और ऐसे ही उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए।